दोस्तों हिल बिल एलजे नाम की 2020 में एक बेहतरीन मूवी नेटफ्लिक्स पर हमें देखने को मिली थी। तो आज हम उसी मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी बताया गया। आप में से किसी सब्सक्राइबर ने इस मूवी के लिए कमेंट किया था, तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। इसमें पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, इसकी फैक्ट, डिटेल, अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में टोटल जानकारी आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दें। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। हिलबिली एलेजी 2020 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हॉवर्ड ने किया है और इसकी पटकथा वेनेसा टेलर ने लिखी है। यह जेडी वेंस के 2016 के इसी शीर्षक वाले संस्मरण पर आधारित है। इस फिल्म में एमी एडम्स और ग्लेन क्लोज ने अभिनय किया है और इसमें गैब्रियल बेसो, हेली बेनेट, फ्रीडा पिंटो, बो हॉपकिंस अपनी अंतिम फिल्म में और ओवेन असटालोस भी है। 2017 में वेंस की किताब के अधिकार खरीदने के बाद इमेजिन एंटरटेनमेंट ने हॉवर्ड को फिल्म का निर्देशक घोषित किया। 2019 में नेटफ्लिक्स ने जनवरी में वितरण अधिकार हासिल कर लिए, अप्रैल में अधिकांश कलाकार शामिल हो गए और जून से अगस्त तक जॉर्जिया और ओहियो में फिल्मांकन हुआ। हिलबिली एलेजी को 11 नवंबर 2020 को चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इसके बाद 24 नवंबर 2020 को नेटफ्लिक्स द्वारा इसकी स्ट्रीमिंग रिलीज की गई, जिसे ज्यादातर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसे गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में 3 नामांकन मिले, हॉवर्ड के लिए सबसे खराब निर्देशक, टेलर के लिए सबसे खराब पटकथा और क्लोज के लिए सबसे खराब सहायक अभिनेत्री। क्लोज को एकेडमी अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए भी नामांकित किया गया था, जबकि एडम्स के प्रदर्शन ने उन्हें एक प्रमुख भूमिका में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। कथानक: फिल्म को एक गैर-रेखीय कथा में प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित कथानक का एक रेखीय सारांश है। जेडी वेंस अपने बचपन को मिडलटाउन, ओहियो में याद करते हैं, जहां उनका पालन-पोषण उनकी मां बेवर्ली बेव और जैक्सन, केंटकी के उनके माता-पिता ने किया था। 1997 में युवा जेडी और उनकी बड़ी बहन लिंडसे अपनी मां की नशीली दवाओं की लत और अस्थिर व्यवहार से जूझते हैं। गाड़ी चलाते समय हुई बहस के बाद बेव ने जेडी पर हमला करने से पहले कार को दुर्घटनाग्रस्त करने की धमकी दी, जिससे वह पास के घर में भाग गया। जेडी को खींचने के लिए दरवाजा तोड़ने के बाद बेव को लगभग गिरफ्तार कर लिया गया। वह उसे बचाने के लिए झूठ बोलता है। इसके तुरंत बाद बेव के पिता पापा की मृत्यु हो जाती है। बाद में उसे उसके अनियमित व्यवहार के साथ साथ काम के घंटों के दौरान गोलियां चुराने के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिससे वह पूरे मोहल्ले के सामने हिंसक रूप से टूट जाती है। कई बॉयफ्रेंड के बाद बेव अपने नए बॉस से शादी कर लेती है, लेकिन डिटॉक्स करने में असमर्थ होती है। जेडी अक्सर अपनी नानी बोनी मैमोवेंस के साथ समय बिताता है, जो अपनी बेटी को नियंत्रित रखने के लिए संघर्ष करती है। वह अनिच्छा से जेडी को अपनी नौकरी बचाने के लिए ड्रग टेस्ट के लिए अपनी मां को साफ मूत्र देने के लिए मना लेती है। मामा को बाद में निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जबकि जेडी के ग्रेड गिरने लगते हैं, क्योंकि वह अपने नए सौतेले भाई और उनके दोस्तों के साथ व्यवहार करना शुरू कर देता है। मामा की कार को दुर्घटनाग्रस्त करने से पहले जेडी शराब पीने, ड्रग्स लेने और तोड़फोड़ करने में उनके साथ शामिल हो जाता है। लिंडसे मामा को सूचित करती है, जो खुद को अस्पताल से छुट्टी दे देती है और जेडी को अपने साथ रहने के लिए ले जाती है। सख्त लेकिन नेक इरादे वाले मामा जेडी के गुस्से को रोकने की कोशिश करते हैं। जब वह स्कूल के लिए एक ग्राफिंग कैलकुलेटर चुराते हुए पकड़ा जाता है, जेडी को चेतावनी देते हैं कि जब वह चली जाएगी तो परिवार की देखभाल करने के लिए किसी को होना पड़ेगा और उसके पास खुद को कुछ बनाने का विकल्प है। यह महसूस करते हुए कि मामा उन दोनों का समर्थन करने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, जेडी एक नौकरी पाता है और स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। बाद में यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स में शामिल हो जाता है।
मामा की मृत्यु के बाद वह घर लौटता है, इससे पहले कि वह इराक में सेवा करे। अपने दौरे के बाद जेडी कॉलेज जाने के लिए नए जीआई बिल का उपयोग करता है। 2011 में एक वयस्क जेडी येल लॉ स्कूल में दाखिला लेने के लिए 3 नौकरियां करता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड उषा के साथ वाशिंगटन, डीसी में गर्मियों की इंटर्नशिप हासिल करने की उम्मीद करता है, लेकिन लिंडसे उसे यह खबर देती है कि बेव ने हेरोइन का ओवरडोज ले लिया है। मिडलटाउन में घर लौटते समय जेडी अपनी मां के लिए पुनर्वास सुविधा खोजने के लिए संघर्ष करता है। बेव पुनर्वास केंद्र में वापस जाने से मना कर देती है, जिसके कारण उसका सबसे हालिया प्रेमी बेव को अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल देता है। लिंडसे अपने परिवार की परवरिश कर रही है। जेडी बेव को एक मोटल में ले जाता है, लेकिन उसे बाथरूम में हेरोइन का सेवन करते हुए पाता है। बेव से सुई को दूर करने के लिए जेडी उसे हार न मानने के लिए कहता है और अपनी मां को लिंडसे के साथ छोड़कर न्यू हेवन के लिए निकल जाता है। वह उषा को फोन करता है, जो रात भर गाड़ी चलाते समय फोन पर उसका साथ देती है। सुबह उसे आश्चर्यचकित करते हुए जेडी अपने साक्षात्कार के लिए समय पर पहुंच जाता है। उपसंहार से पता चलता है कि जेडी ने येल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अपना संस्मरण प्रकाशित किया। उन्होंने और उषा ने विवाह किया और उनके बच्चे हुए। वे लिंडसे और बेव सहित अपने परिवार के पास ओहियो चले गए, जो 6 साल से शांत है। गालना एमी एडम्स बेवर्ली बेव वेंस, जेडी की मां। टियर्नी स्मिथ, युवा बेवर्ली बेव वेंस के रूप में। ग्लेन क्लोज, बोनी मामा वेंस के रूप में, जेडी की दादी। सनी माब्रे, युवा बोनी मामाव वेंस के रूप में। गैब्रियल बासो, जेडी वेंस के रूप में। युवा जेडी वेंस के रूप में ओवेन एजटालोस। हेली बेनेट, लिंडसे वेंस, जेडी की बहन। फ्रीडा पिंटो, उषा, जेडी की प्रेमिका। बो हॉपकिंस, पापा वेंस, जेडी के दादा। उत्पादन इमेजिन एंटरटेनमेंट ने अप्रैल 2017 की नीलामी में संस्मरण के अधिकार जीते और रॉन हॉवर्ड ने फिल्म का निर्देशन करने का फैसला किया। 5 फरवरी 2018 में वेनेसा टेलर संस्मरण को पटकथा में बदलने के लिए तैयार थीं। 6 मार्च 2018 में रॉन हॉवर्ड को पेरी काउंटी में संभावित स्थानों की खोज करते हुए कॉर्निंग, ओहियो के पास बकिंघम कोयला खदान में देखा गया था। 7 अक्टूबर 2018 और मार्च 2019 में हॉवर्ड को फिर से फिल्मांकन स्थानों की खोज करते हुए मिडलटाउन, ओहियो में देखा गया। 8-9 जनवरी 2019 में नेटफ्लिक्स ने परियोजना पर $45 मिलियन की बोली लगाने के बाद फिल्म के अधिकार जीते। 10 ग्लेन क्लोज, एमी एडम्स, गैब्रियल बैसो और हेली बेनेट अप्रैल में कलाकारों में शामिल हुए। 11, 12, 13, 14 जून 2019 में फ्रीडा पिंटो, बो हॉपकिंस और ओवेन असस्टालोस को जोड़ा गया। शो मुख्य फोटोग्राफी 12 जून 2019 को अटलांटा, जॉर्जिया में शुरू हुई। 16 और 43 दिनों के शूटिंग शेड्यूल के बाद 8 अगस्त 2019 को मिडलटाउन, ओहियो में समाप्त हुई। कई दिनों की फिल्मांकन पुस्तक की सेटिंग मिडलटाउन, ओहियो में हुई। 17 हालांकि अधिकांश फिल्मांकन अटलांटा, क्लेटन और मैकॉन, जॉर्जिया में किया गया था, जिसका उत्पादन कोरनाम इवान था। 18 19 हंस जिमर और डेविड फ्लेमिंग ने फिल्म का संगीत तैयार किया। 8 जनवरी 2020 तक फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में थी। 21 मुक्त करना हिलबिली एलेजी ने 11 नवंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सीमित नाटकीय रिलीज शुरू की, फिर 24 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया। यह रिलीज के पहले दिन साइट पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म थी, अपने पहले सप्ताहांत में तीसरे स्थान पर आने से पहले। 23 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म 8वें स्थान पर आ गई। 24 स्वागत अहमियत भरा जवाब हिलबिली एलेजी के लिए
आलोचकों की प्रतिक्रिया काफी नकारात्मक थी, लेकिन इसके कलाकारों के प्रदर्शन को कुछ प्रशंसा मिली। 25-26 रॉटन टोमाटोज पर 251 आलोचकों में से 25% ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी, जिसकी औसत रेटिंग 4.6 थी। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में लिखा है, पुरस्कार सीजन की उम्मीद के रूप में, लेकिन एक नीरस मेलोड्रामा की आत्मा के साथ, हिलबिली एलेजी ने कुछ बहुत ही बेहतरीन अभिनेताओं को दक्षिण के बहुत गहरे क्षेत्र में पेश किया है। 27 मेटाक्रिटिक के अनुसार, जिसने 43 आलोचकों के आधार पर 100 में से 38 का भारित औसत स्कोर गणना की, फिल्म को आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षा मिली। 28 इंडिपेंडेंट ने बताया कि फिल्म की गरीबों के बारे में रूढ़िवादिता को बनाए रखने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। 29 एवी क्लब की केटी राइफ ने इसे गरीबी पोर्न को बढ़ावा देना कहा और कहा कि यह रूढ़िवादिता को मजबूत करता है, जिसे उजागर करने के लिए इसका उद्देश्य है। 30 वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने लिखा, जब तक क्लोज पुरस्कार योग्य तूफान का अभिनय कर रही है, उनका अभिनय वास्तव में काफी सावधानीपूर्ण है। हिलबिली एलेजी कभी भी जीवन से कम नहीं है। एमी एडम्स ने खुद भी कुछ शानदार अभिनय किया है, लेकिन उनका अभिनय जितना भी कुशल है, वह हमें कभी भी बेव को दया और आतंक से देखने के लिए मजबूर नहीं करती। 31 इंडिवायर के लिए डेविड एयरलिच ने फिल्म को सी दिया और लिखा, हिलबिली एलेजी मामा की इस उम्मीद पर टिकी है कि वह अपने परिवार को उससे बेहतर स्थिति में छोड़कर जाएगी, और यह स्पष्ट है कि वेंस की कहानी ने इस फिल्म के शुरू होते ही उस इच्छा को पूरा कर दिया है। लेकिन उसे अपने नुकसान को कम करने और अपनी सफलता के लिए फिर से प्रतिबद्ध होने की प्रक्रिया को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि यह न केवल नाटकीय रूप से चरम पर असंतोषजनक है, बल्कि समाजोपथिकता के कगार पर भी है। संसार गुड मॉर्निंग अमेरिका के पीटर ट्रेवर्स ने क्लोज के प्रदर्शन को सनसनीखेज माना, लेकिन निष्कर्ष निकाला, हॉलीवुड के दिखावटीपन के बजाय सादगी पर अधिक जोर देने के साथ हिलबिली एलेजी एक छूटे हुए अवसर से कहीं अधिक हो सकती थी। 33 अपनी सकारात्मक समीक्षा में सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की सैंड्रा हॉल ने हॉवर्ड की व्यावसायिक फिल्म निर्माण के उच्चस्तरीय ब्रांड की प्रशंसा की और कहा कि क्लोज को उनकी कल्पना और तकनीक के धन के साथ हमें वह सब कुछ देने के लिए आमंत्रित करने के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए जो उनके पास है। 34 शिकागो सनटाइम्स के रिचर्ड रोपर ने एडम्स और क्लोज के असाधारण काम की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 4 में से 4 स्टार रेटिंग दी। रोनाल्ड विलियम हॉवर्ड, जन्म 1 मार्च 1954, एक अमेरिकी निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और अभिनेता है। हॉवर्ड ने फिल्मों के निर्देशन में आने से पहले एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था। अपने 6 दशक के करियर में हॉवर्ड को 2 अकादमी पुरस्कार, 4 एमी पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 ग्रैमी पुरस्कार मिला है। उन्हें 2003 में नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स से सम्मानित किया गया और 2013 में उन्हें टेलीविजन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 1-2 हॉवर्ड को फिल्म और टेलीविजन में उनके योगदान के लिए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर 2 सितारे मिले हैं। हॉवर्ड पहली बार एक बाल कलाकार के रूप में प्रमुखता में आए। 1960 से 1968 तक सिटकॉम द एंडी ग्रिफिथ शो में शेरिफ एंडी टेलर, एंडी ग्रिफिथ द्वारा अभिनीत के बेटे, युवा ओपी टेलर की भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने से पहले कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय किया। इस दौरान वह संगीत में फिल्म द म्यूजिक मैन 1962 में भी दिखाई दिए, जो एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी। हॉवर्ड को प्रभावशाली आने वाली उम्र की फिल्म अमेरिकन ग्रेफिटी 1973 में मुख्य भूमिकाओं में से एक में लिया गया था और सिटकॉम हैप्पी डेज 1974 से 1980 में रिची कनिंघम की भूमिका निभाने के लिए एक घरेलू नाम बन गया। 4 उन्होंने द स्पाइक्स गैंग 1974, द शूटिस्ट 1976 और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 1977। 1980 में हॉवर्ड ने हैप्पी डेज को छोड़ दिया और निर्देशन,
निर्माण और कभी-कभी कई तरह की फिल्मों और टेलीविजन सीरीज लिखने पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी फिल्मों में कॉमेडी नाइट शिफ्ट 1982, स्प्लैश 1984 और कोकून 1985 के साथ-साथ फंतासी विलो 1988, थ्रिलर बैकड्राफ्ट 1991 और अखबार कॉमेडी ड्रामा फिल्म द पेपर 1994 शामिल है। हॉवर्ड ने ए ब्यूटीफुल माइंड 2001 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अकादमी पुरस्कार जीता और फ्रॉस्ट निक्सन 2008 के लिए फिर से उन्हीं पुरस्कारों के लिए नामांकित हुए। 5-6 हॉवर्ड ने अपोलो 13 1995, सिंड्रेला मैन 2005, रश 2013, इन द हार्ट ऑफ द सी 2015 और 13 लाइव्स 2022 जैसे अन्य ऐतिहासिक नाटकों का भी निर्देशन किया। उन्होंने बच्चों की फंतासी फिल्म हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस 2000, कॉमेडी द डिलेमा 2011 और सोलो ए स्टार वार स्टोरी 2018, साथ ही रॉबर्ट लैंगडन फिल्म श्रृंखला द दा विंची कोड 2006, एंजेल्स एंड डेमन्स 2009 और इन्फर्नो 2016 का निर्देशन भी किया। हॉवर्ड ने द बीटल्स 8 डेज ए वीक 2016, पवारोटी 2019 और वी फीड पीपल 2022 जैसी कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के निर्देशन के लिए पहचान हासिल की है। प्रारंभिक जीवन। रॉन हॉवर्ड का जन्म 1 मार्च 1954 को डंकन, ओक्लाहोमा में हुआ था। वे जीन स्पीगल, एक अभिनेत्री और रेंस हॉवर्ड, एक निर्देशक, लेखक और अभिनेता के बड़े बेटे हैं। वह जर्मन, अंग्रेजी, स्कॉटिश, आयरिश और डच वंश का है। 7, 8, 9, 10, 11 उनके पिता का जन्म उपनाम बेकेनहोल्ड के साथ हुआ था और उन्होंने अपने अभिनय करियर के लिए 1948 में मंच का नाम हॉवर्ड अपनाया। 12, 13 रॉन के जन्म के समय रेंस हॉवर्ड संयुक्त राज्य वायुसेना में 3 साल की सेवा कर रहे थे। 14、15हॉवर्ड को उनके छोटे सालों में डेसिलू स्टूडियो में पढ़ाया गया था, लेकिन जब वे टेलीविजन में काम नहीं कर रहे थे तो उन्होंने बरबैंक, कैलिफोर्निया में रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन एलिमेंट्री और डेविड स्टार जॉर्डन जूनियर हाई में अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखी। अंततः बरबैंक के जॉन बरोज हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में दाखिला लिया, लेकिन स्नातक नहीं किया। 16, 17 हॉवर्ड ने कहा है कि उन्हें कम उम्र से ही पता था कि वह निर्देशन में जाना चाहेंगे, एक अभिनेता के रूप में उनके शुरुआती अनुभव के कारण। 18、19अभिनय कैरियर। जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस भाग में सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से मानहानिकारक हो। स्रोत खोजें। रॉन हॉवर्ड, समाचार पत्र पुस्तकें, विद्वान ज्येष्ठ। मार्च 2023। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। पीट और ग्लेडिस, 1960 में कैरा विलियम्स के साथ। एंडी ग्रिफिथ शो, 1961 के लिए एक प्रचार फोटो में ओपी के रूप में एंडी ग्रिफिथ के साथ। 1959 में हॉवर्ड को द जर्नी में उनकी पहली क्रेडिट फिल्म भूमिका मिली। वे जून एलिसन की सीबीएस एंथोलॉजी श्रृंखला द ड्यूपॉन्ट शो में जून एलिसन के साथ चाइल्ड लॉस्ट एपिसोड में दिखाई दिए। द ट्वाइलाइट जोन एपिसोड वॉकिंग डिस्टेंस में, सिटकॉम डेनिस द मेनस के पहले सीजन के कुछ एपिसोड में डेनिस के दोस्तों में से एक स्टीवर्ट के रूप में, और द मेनी लव्स ऑफ डोबी गिलिस के पहले और दूसरे सीजन के कई एपिसोड में। हॉवर्ड ने टीवी सीरीज द चेन शो के सीजन 4, एपिसोड 2, 1960 काउंटरफिट गन में टिम्मी, बिना श्रेय की भूमिका निभाई। एंडी ग्रिफिथ शो, 1960 से 1968। 1960 में हॉवर्ड को एंडी ग्रिफिथ शो में ओपी टेलर के रूप में कास्ट किया गया था।
रॉनी हॉवर्ड के रूप में श्रेय दिए जाने पर उन्होंने शो के सभी 8 सीजन में मुख्य किरदार एंडी ग्रिफिथ द्वारा अभिनीत के बेटे की भूमिका निभाई। सेट पर एक बाल कलाकार के रूप में अपने अनुभवों को याद करते हुए उन्होंने टिप्पणी की, मैं 5 साल का था और मैं अपने हाथ में जो प्रॉप था उसमें व्यस्त था क्योंकि वह एक खिलौना कछुआ था, लेकिन मुझे यह दिखावा करना था कि यह एक असली कछुआ है जिसे दर्शक नहीं देख पा रहे थे और यह मरा हुआ था, इसलिए मुझे रोना था और बहुत भावुक होना था। और मुझे याद है कि वह उस छोटे कछुए को देख रहा था और मुझसे बात कर रहा था कि यह दिखावा करना कितना मजेदार था कि वह मरा हुआ था। इसलिए मुझे बस एक बहुत ही सुकून भरा पहला प्रभाव याद है। 20. यह सिटकॉम अपने पुराने जमाने के बेहतरीन क्वालिटी के लिए जाना जाता था। हालांकि यह समकालीन समय अवधि में सेट किया गया था, लेकिन इसने 1960 के दशक से अलग युग का मूड पैदा किया। इस सीरीज में डॉन नॉट्स, फ्रांसिस बेवियर और जिम नेबर्स ने भी काम किया। इसे प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए कई नामांकन मिले, जिसमें 3 उत्कृष्ट कॉमेडी सीरीज नामांकन शामिल है, जो इसे 1961 में द जैक बेनी शो, 1962 में द बॉब न्यूहार्ट शो और 1967 में द मोंकीज से हार गए। हैप्पी डेज 1974 से 1984। हैप्पी डेज के एक दृश्य में रिची, रॉन हॉवर्ड, फोंजी, हेनरी विंकलर की मोटरसाइकिल पर घूमता है। लव अमेरिकन स्टाइल नामक श्रृंखला की एक किस्त में एक भूमिका, जिसका शीर्षक लव एंड द टेलीविजन सेट है, 21 ने उन्हें टीवी श्रृंखला हैप्पी डेज में रिची कनिंघम के रूप में कास्ट किया। सिंडिकेशन के लिए सेगमेंट को लव एंड द हैप्पी डेज शीर्षक दिया गया। 1974 की शुरुआत में उन्होंने हेनरी विंकलर के ग्रीसर आर्थर फोंजी बटा द फोंज फोंजारेली के विपरीत पसंद करने योग्य बटन डाउन लड़के की भूमिका निभाई। हैप्पी डेज सेट पर उन्होंने विंकलर के साथ ऑन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री विकसित की। 22 हॉवर्ड ने 1980 में अपने 8वें सीजन की शुरुआत से ठीक पहले एक फिल्म निर्देशक बनने के लिए हैप्पी डेज छोड़ दिया, लेकिन शो के 11वें सीजन 1983 से 1984 में अतिथि भूमिका के लिए वापस आ गए। 22-23. अतिरिक्त अभिनय भूमिकाएं। द म्यूजिक मैन के 1962 के फिल्म संस्करण में हॉवर्ड ने विंथ्रोप पारू नामक एक बच्चे की भूमिका निभाई जो तुतलाता है। फिल्म में रॉबर्ट प्रेस्टन, शर्ली जोन्स और बरी हैकेट ने अभिनय किया था। यह फिल्म मेरेडिथ विल्सन द्वारा 1957 में इसी नाम से बनी म्यूजिकल पर आधारित थी। इस फिल्म का निर्देशन मॉर्टन दाकोस्टा ने किया था, जिन्होंने इससे पहले 1958 में रोजलिंड रसेल अभिनीत फिल्म आंटी मैम का निर्देशन किया था। यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और उस वर्ष की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 6 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। उन्होंने ग्लेन फोर्ड और जोन्स के साथ 1963 की फिल्म द कोर्टशिप ऑफ एडीज फादर में भी अभिनय किया। उन्होंने द बिग वैली के पहले सीजन के 12वें एपिसोड में टॉमी के रूप में अतिथि भूमिका निभाई और वे 1965 में द 11th आवर में बैरी स्टीवर्ट के रूप में दिखाई दिए। 1966 के एपिसोड लिटिल बॉय लॉस्ट में आई स्पाई पर, 1968 में एबीसी सीरीज द स्मिथ फैमिली में हेनरी फोंडा के बेटे के रूप में, 1969 में लैंड ऑफ द जायंट्स में जोरा के रूप में, 1971 से 72 में एक ऐसे लड़के के रूप में जिसके पिता को डैनियल बून ने गोली मार दी थी, और 1973 में MSH के एपिसोड समटाइम्स यू हियर द बुलेट में एक नाबालिग मरीन के रूप में। 1970 के दशक में वे द बोल्ड ओन्स के कम से कम एक एपिसोड में एक बीमार किशोर टेनिस खिलाड़ी के रूप में दिखाई दिए। हॉवर्ड 1969 के डिज्नीलैंड रिकॉर्ड्स एल्बम द स्टोरी एंड सॉन्ग फ्रॉम द हॉन्टेड मैशन में दिखाई दिए। इसमें 2 किशोरों माइक हॉवर्ड और करेन रॉबी लेस्टर की कहानी थी जो हॉन्टेड मैशन के अंदर फंस जाते हैं। थर्ल रेवेंसक्रॉफ्ट ने नैरेटर की भूमिका निभाई है, पीट रेनेडे ने घोस्ट होस्ट की भूमिका निभाई है और एलेनोर ऑडली ने
मैडम लेओटा की भूमिका निभाई है। कुछ प्रभाव और विचार जो योजनाबद्ध थे, लेकिन कभी भी स्थायी रूप से आकर्षण का केंद्र नहीं बने, उनका उल्लेख यहाँ किया गया है। रेवेन स्ट्रेचिंग रूम में बोलता है, और अटारी दृश्य के दौरान हेडबॉक्स घोस्ट का उल्लेख किया गया है। इसे 1998 में ए स्पूकी नाइट इन डिज्नीज हॉन्टेड मेशन शीर्षक से कैसेट टेप के रूप में और 2009 में सीडी पर फिर से जारी किया गया था। हॉवर्ड ने 1973 में जॉर्ज लुकास की आने वाली उम्र की फिल्म अमेरिकन ग्रेफिटी में स्टीव बोलेंडर की भूमिका निभाई। 4. जो हॉवर्ड अभिनीत सिटकॉम हैप्पी डेज के लिए प्रेरणा थी। हॉवर्ड ने रिचर्ड ड्रेफस, चार्ल्स मार्टिन स्मिथ और हैरिसन फोर्ड के साथ फिल्म में अभिनय किया। शिकागो सनटाइम्स के आलोचक रोजर एबर्ट ने अपने 4 सितारा समीक्षा में फिल्म की प्रशंसा करते हुए लिखा, अमेरिकन ग्रेफिटी न केवल एक बेहतरीन फिल्म है, बल्कि ऐतिहासिक कथा साहित्य का एक शानदार काम है। कोई भी समाजशास्त्रीय ग्रंथ उस सांस्कृतिक क्षण में जीवित रहने के तरीके को याद रखने में फिल्म की सफलता को दोहरा नहीं सकता है। 24. हॉवर्ड ने सीक्वल मोर अमेरिकन ग्रेफिटी 1979 में अपनी भूमिका दोहराई। 1974 में हॉवर्ड ने द वाल्टन्स एपिसोड द गिफ्ट में जेसन वाल्टन, जॉन वाल्मस्ले के सबसे अच्छे दोस्त सेट टर्नर के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। रॉ मैकाइवर्स के रूप में कलाकारों में रॉन हॉवर्ड के पिता रेंस हॉवर्ड भी शामिल है। 25. 1976 में हॉवर्ड ने जॉन वेन और लॉरेन बैकल के साथ डॉन सीगल की द शूटिस्ट में अभिनय किया, जो कैंसर से मरने वाले एक पश्चिमी बंदूकधारी की कहानी थी। यह फिल्म वेन की आखिरी फिल्म थी। हॉवर्ड अरेस्टेड डेवलपमेंट 26 के कथावाचक थे और बाद के सीजन में कैमियो के रूप में भी दिखाई दिए। रास्ते पर लाने वाला 1977 से 1992 प्रमुखता की ओर वृद्धि। 1980 में हैप्पी डेज छोड़ने से पहले हॉवर्ड ने 1977 में कम बजट की कॉमेडी एक्शन फिल्म ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के साथ निर्देशन में पदार्पण किया, जो एक स्क्रिप्ट पर आधारित थी जिसे उन्होंने अपने पिता रेंस के साथ मिलकर लिखा था। 4. यह रोजर कॉर्मन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ, जिसमें कॉर्मन ने हॉवर्ड को क्रिस्टोफर नॉरिस के साथ ईट माई डस्ट में अभिनय करने के बदले में एक फिल्म निर्देशित करने दी थी। 4. हॉवर्ड ने 1978 और 1982 के बीच एनबीसी के लिए कई टीवी फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें 1980 की टीवी फिल्म स्काईवर्ड भी शामिल है, जिसमें बेटे डेविस ने अभिनय किया था। 4. उनका बड़ा निर्देशन ब्रेक 1982 में नाइट शिफ्ट के साथ आया, जिसमें माइकल कीटन, शेली लॉन्ग और हॉवर्ड के हैप्पी डेज के सहकलाकार हेनरी विंकलर थे। 4. नाइट शिफ्ट के बाद हॉवर्ड ने कई प्रमुख फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें टॉम हैंक्स, डेरिल हन्ना, यूजीन लेवी और जॉन कैंडी अभिनीत फंतासी रोमांटिक कॉमेडी स्प्लैश 1984 शामिल है। फिल्म बॉक्स ऑफिस और आलोचनात्मक रूप से सफल रही। उन्होंने डॉन एमेचे, ह्यूम क्रोनिन, विल्फोर्ड ब्रिमली और ब्रायन डेनही अभिनीत साइंस फिक्शन कॉमेडी ड्रामा कोकून 1985 का भी निर्देशन किया। यह फिल्म भी आलोचनात्मक और वित्तीय रूप से सफल रही और डॉन एमेचे के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। 1988 में वे वैल किल्मर और वारविक डेविस अभिनीत हाई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म विलो में जॉर्ज लुकास के साथ फिर से जुड़े। 1980 के दशक में निर्देशक के रूप में हॉवर्ड का अंतिम काम पारिवारिक कॉमेडी फिल्म पेरेंटहुड 1989 थी, जिसमें स्टीव मार्टिन, टॉम हुल्स, रिक मोरानिस, मार्था प्लिम्पटन, जोकिन फीनिक्स, कीनू रीव्स, जेसन रॉबर्ट्स, मैरी स्टीनबर्गन और डायने विस्ट जैसे कलाकारों ने अभिनय किया था। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $10 मिलियन कमाते हुए एक स्थान पर शुरुआत की। इसने अंततः घरेलू स्तर पर $100 मिलियन और दुनिया भर में $126 मिलियन की कमाई की। 27. यह फिल्म एक महत्वपूर्ण हिट थी और इसे 2 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। हॉवर्ड, दाए, टॉम हैंक्स और अपोलो 13, 1995,
के प्रोडक्शन क्रू के साथ। हॉवर्ड ने 1990 के दशक में निर्देशन जारी रखा, जिसमें अग्निशामकों के इर्द-गिर्द घूमने वाला अमेरिकी नाटक बैकड्राफ्ट भी शामिल है। फिल्म में कर्ट रसेल, डोनाल्ड सदरलैंड और रॉबर्ट डी नीरो ने अभिनय किया था। शिकागो ट्रिब्यून के फिल्म समीक्षक जीन सिस्केल, 28 और शिकागो सन-टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की। 29 1992 में उन्होंने टॉम क्रूज और निकोल किडमैन अभिनीत पश्चिमी फिल्म महाकाव्य फार एंड अवे का निर्देशन किया। आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद फिल्म वित्तीय रूप से सफल रही, 60 मिलियन के अपने बजट के मुकाबले 137 मिलियन की कमाई की। 1994 में हॉवर्ड ने माइकल कीटन, ग्लेन क्लोज, मारिसा टोमेई, जेसन अलेक्जेंडर, जेसन रॉबर्ट्स और रॉबर्ट डुवेल द्वारा अभिनीत कलाकारों की टुकड़ी के साथ अखबार कॉमेडी ड्रामा द पेपर का निर्देशन। 1995 से 2008 ऐतिहासिक नाटक और प्रशंसा। 1995 की डॉक्यूड्रामा फिल्म अपोलो 13 के लिए हॉवर्ड के निर्देशन को आलोचकों से प्रशंसा मिली। 30, 31, 32, 33 फिल्म में टॉम हैंक्स, केविन बेकन और बिल पैक्सटन ने अपोलो 13 फ्लाइट क्रू के 3 अंतरिक्ष यात्री सदस्यों की भूमिका निभाई है, जिसमें गैरी सिनिस, एड हैरिस और कैथलीन क्विनलान ने सहायक भूमिकाएं निभाई है। यह फिल्म $52 मिलियन के बजट से $335 मिलियन की कमाई करके एक बड़ी वित्तीय सफलता थी। फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने अपनी समीक्षा में फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा, एक शक्तिशाली कहानी, साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक, जिसे बहुत स्पष्टता और उल्लेखनीय तकनीकी विवरण के साथ बताया गया। 2000 में उन्होंने डॉसीज की बच्चों की किताब पर आधारित लाइव एक्शन बच्चों की फंतासी फिल्म हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस का निर्देशन किया। फिल्म में जिम कैरी ने मुख्य किरदार की भूमिका निभाई और जेफ्री टैम्बोर, क्रिस्टीन बारांस्की और मॉली शैनन ने अभिनय किया, साथ ही एंथनी हॉपकिंस ने फिल्म के सूत्रधार की भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिलने के बावजूद यह वित्तीय रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस पर $345 मिलियन की कमाई की। हॉवर्ड की फॉलोअप फिल्म बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म ए ब्यूटीफुल माइंड थी, जिसमें रसेल क्रो ने अमेरिकी गणितज्ञ जॉन नैश की भूमिका निभाई थी, जो पैरानॉयड सिजोफ्रेनिया से जूझ रहा था। फिल्म में जेनिफर कोनेली, एड हैरिस, जोश लुकास और क्रिस्टोफर प्लमर ने अभिनय किया था। हॉवर्ड को रॉबर्ट ऑल्टमैन, डेविड लिंच, रिडले स्कॉट और पीटर जैक्सन के साथ नामांकित किया गया था। हॉवर्ड निर्देशित फ्रॉस्ट, निक्सन 2008 डेविड फ्रॉस्ट और रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत पर आधारित है। 2005 में हॉवर्ड ने जीवनी पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा सिंड्रेला मैन का निर्देशन किया, जो हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन जेम्स जे. ब्रैडॉक की सच्ची कहानी पर आधारित थी, जिसका किरदार रसेल क्रो ने निभाया था। इस फिल्म में रेनी जेलवेगर ने उनकी पत्नी में ब्रैडॉक की भूमिका निभाई थी और पॉल जियामाटी ने उनके प्रशिक्षक जो गोल्ड की भूमिका निभाई थी। रॉटन टोमाटोज ने इसे 214 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 80% की स्वीकृति रेटिंग दी थी, जिसका औसत स्कोर 7.4 था। इसकी आम सहमति कहती है, कठोरता और समय और स्थान की एक भावपूर्ण समझ के साथ सिंड्रेला मैन एक शक्तिशाली अंडरडॉग कहानी है, और रॉन हॉवर्ड और रसेल क्रो एक ठोस संयोजन साबित होते हैं। 35 हॉवर्ड को रॉबर्ट लैंगडन फिल्मों के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है। सीक्वल एंजेल्स एंड डेमन्स 2009 थी, जिसमें हैंक्स ने अपनी भूमिका दोहराई और इवान मैकग्रेगर और स्टेलन स्कार्सगार्ड ने अभिनय किया। 2016 में इन्फर्नो को रिलीज किया गया, जिसमें हैंक्स ने फेलिसिटी जोन्स, इरफान खान और उमर सी के अभिनय के साथ भूमिका जारी रखी। तीनों फिल्मों को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन दर्शकों के बीच लोकप्रिय रहीं। हॉवर्ड ने अक्टूबर 2008 में लंदन फिल्म फेस्टिवल में अपनी ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म फ्रॉस्ट, निक्सन का विश्व प्रीमियर प्रदर्शित किया। 36
यह फिल्म पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और ब्रिटिश टॉक शो होस्ट डेविड फ्रॉस्ट के बीच फ्रॉस्ट निक्सन साक्षात्कार के रूप में जानी जाने वाली टेप की गई बातचीत पर आधारित है। फ्रैंक लैंगेला ने फ्रॉस्ट के रूप में माइकल शीन के विपरीत निक्सन की भूमिका निभाई। यह फिल्म पीटर मॉर्गन के इसी नाम के नाटक पर आधारित थी। फिल्म में मैथ्यू मैकफेडेन, सैम रॉकवेल, रेबेका हॉल, ओलिवर प्लैट, टोबी जोन्स और केविन बेकन ने भी अभिनय किया था। बॉक्स ऑफिस पर पैसा गंवाने के बावजूद फिल्म एक महत्वपूर्ण सफलता थी और वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने फिल्म को 93% की अनुमोदन रेटिंग दी थी। 37 मेटाक्रिटिक ने 38 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 80 का औसत स्कोर दिया है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 38 फिल्म को 5 अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले, जिसमें हॉवर्ड को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकन मिला। द गार्जियन ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा, फ्रॉस्ट निक्सन एक दिलचस्प फिल्म है जो नाटक से ज्यादा तीखी और ज्यादा गहन है। हॉवर्ड को ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल के 2009 के असाधारण योगदान के लिए फिल्म निर्माण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माइकल कीटन ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। वर्ग ने सोलो ए स्टार वॉर्स स्टोरी पर निर्देशन का कार्यभार संभाला, जो कि स्टार वॉर्स के पात्र हान सोलो के युवावस्था पर आधारित फिल्म थी। यह फिल्म 23 मई 2018 को रिलीज हुई थी। हॉवर्ड ने आधिकारिक तौर पर 22 जून 2017 को निर्देशकों फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर की जगह ली। उन्हें 2 दिन पहले अपने पद से हटा दिया गया था, कथित तौर पर फिल्म के निर्देशन को लेकर लुकास फिल्म के साथ समझौता करने से इनकार करने के कारण। कथित तौर पर निर्देशकों ने अभिनेताओं द्वारा महत्वपूर्ण सुधारों को प्रोत्साहित किया, जिसे लुकास फिल्म के कुछ लोगों ने कहानी को भटकाने के लिए माना था। 39 उस समय फिल्म लगभग पूरी हो चुकी थी। फिल्मांकन के लिए साढ़े 3 सप्ताह बाकी थे और 5 सप्ताह के लिए फिर से शूटिंग निर्धारित थी। 39 हॉवर्ड ने ट्विटर पर पोस्ट किया, 5/25/77 से प्रशंसक होने के बाद स्टार वॉर्स यूनिवर्स में अपनी आवाज जोड़ने के लिए मैं बहुत आभारी हूं। नवंबर 2017 में हॉवर्ड ने घोषणा की कि वह अपना पहला निर्देशन वर्ग पढ़ाएंगे। 24 नवंबर 2020 को हॉवर्ड की ड्रामा फिल्म हिलबिली एलेजी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। यह फिल्म जेडी वेंस के इसी नाम के संस्मरण पर आधारित है और इसे वेनेसा टेलर द्वारा स्क्रीन के लिए अनुकूलित किया गया था। फिल्म में अकादमी पुरस्कार के लिए नामित ग्लेन क्लोज और एमी एडम्स है। फिल्म को आलोचकों से व्यापक नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। 43 मार्च 2021 में हॉवर्ड ने सर्वाइवल ड्रामा 13 लाइव्स का फिल्मांकन शुरू किया, जो 2018 में थाम लुआंग गुफा बचाव पर आधारित फिल्म है। 44 45 46 इसे 29 जुलाई 2022 को यूनाइटेड आर्टिस्ट्स रिलीजिंग द्वारा चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और 5 अगस्त 2022 को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई। फिल्म को आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। 2022 में नेटफ्लिक्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स से द श्रिंकिंग ऑफ ट्रीहॉर्न का अधिग्रहण किया, जो हॉवर्ड की पहली बार एनिमेटेड फीचर का निर्देशन करने वाली फिल्म होगी। 47 और जूड लॉ और एना डी अमास अभिनीत सर्वाइवल थ्रिलर ईडन। 48 इमेजिन एंटरटेनमेंट हॉवर्ड ब्रायन ग्रेजर के साथ मिलकर इमेजिन एंटरटेनमेंट नामक फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी के सहाध्यक्ष है। इमेजिन ने कई फिल्मों का निर्माण किया है, जिनमें फ्राइडे नाइट लाइट्स, 8 माइल और इनसाइड डीप थ्रोट शामिल है। साथ ही टेलीविजन सीरीज 24, फेलिसिटी, द पीजेज और अरेस्टेड डेवलपमेंट भी शामिल है, जिन्हें हॉवर्ड ने खुद भी सुनाया और बाद में खुद ही इसमें नजर आए। जुलाई 2012 में यह घोषणा की गई थी कि इमेजिन ने शोटाइम के लिए कॉन्क्वेस्ट को विकसित किया था, जो स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स द्वारा एज़टेक की 16वीं शताब्दी की विजय पर आधारित एक पीरियड ड्रामा है। हॉवर्ड द्वारा निर्देशित होने वाली इस श्रृंखला को मूल रूप से एक फीचर फिल्म के रूप में योजनाबद्ध किया गया था। इससे पहले
कि यह निर्णय लिया गया कि यह परियोजना टेलीविजन के लिए अधिक उपयुक्त थी। 49. इमेजिन एंटरटेनमेंट के हिस्से के रूप में वे 1997 में मिल्क वेयर इज योर मस्टैच के प्रिंट विज्ञापन में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने इमेजिन एंटरटेनमेंट के लिए एक टोपी पहनी थी और दूध जैसी मूंछें रखी थीं। पहले के संस्करणों में दूसरी तरफ एक युवा रॉनी हॉवर्ड को दिखाया गया था। 2009 में वह जेमी फॉक्स के संगीत वीडियो ब्लेम इट में दिखाई दिए। व्यक्तिगत जीवन। हॉवर्ड ने 7 जून 1975 को चेरिल एले, जन्म 23 दिसंबर 1953, से शादी की। 50, 51, 52 उनके 4 बच्चे हैं। बेटियां ब्रायस डलास, जन्म 2 मार्च 1981, जुड़वा जॉकलिन कार्लाइल और पैगी कार्लाइल, जन्म 5 फरवरी 1985, और बेटा रीड क्रॉस, जन्म 13 अप्रैल 1987। एमी लू एडम्स, जन्म 20 अगस्त 1974, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। अपनी हास्य और नाटकीय भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली, उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों की वार्षिक रैंकिंग में 3 बार शामिल किया गया है। उन्हें 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले हैं और उन्हें 6 अकादमी पुरस्कार, 7 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। एडम्स ने अपना करियर डिनर थिएटर में एक डांसर के रूप में शुरू किया, जिसे उन्होंने 1994 से 1998 तक जारी रखा, और डार्क कॉमेडी ड्रॉप डेड गॉर्जियस 1999 में सहायक भूमिका के साथ अपनी फिल्मी शुरुआत की। उन्होंने टेलीविजन में अतिथि भूमिकाएं निभाई और कम बजट वाली फीचर फिल्मों में मीन गर्ल की भूमिकाएं निभाईं। उनकी पहली प्रमुख भूमिका स्टीवन स्पीलबर्ग की बायोपिक कैच मी इफ यू कैन 2002 में थी, लेकिन उसके बाद वे 1 साल तक बेरोजगार रहीं। उन्हें सफलता तब मिली जब उन्होंने स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा जूनबग 2005 में एक बातूनी गर्भवती महिला का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें अपना पहला अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। संगीत में फंतासी फिल्म एन्चांटेड 2007, जिसमें एडम्स ने एक हंसमुख राजकुमारी की भूमिका निभाई थी, प्रमुख महिला के रूप में उनकी पहली सफलता थी। इसके बाद उन्होंने ड्रामा डाउट 2008 जैसी फिल्मों में अन्य भोली, आशावादी महिलाओं की भूमिका निभाई और बाद में स्पोर्ट्स फिल्म द फाइटर 2010 और मनोवैज्ञानिक ड्रामा द मास्टर 2012 में सकारात्मक समीक्षाओं के लिए अधिक मुखर भूमिकाएं निभाईं। 2013 से 2017 तक उन्होंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में सेट सुपरहीरो फिल्मों में लोइस लेन का किरदार निभाया। उन्होंने क्राइम फिल्म अमेरिकन हसल 2013 में एक मोहक ठग और बायोपिक बिग आइज 2014 में चित्रकार मार्गरेट कीन की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लगातार 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते। एडम्स की मंच भूमिकाओं में 2012 में पब्लिक थिएटर द्वारा इनटू द वुड्स का पुनरुद्धार और 2022 में वेस्ट एंड थिएटर द्वारा द ग्लास मेनागरी का पुनरुद्धार शामिल है। 2014 में उन्हें टाइम द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया था और फोर्ब्स सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल किया गया था। प्रारंभिक जीवन। एडम्स का जन्म 20 अगस्त 1974 को एक एवियानो, इटली में 2 अमेरिकी माता-पिता कैथरीन और रिचर्ड एडम्स के घर हुआ था, जब उनके पिता अमेरिकी सेना में सेवारत थे। 3, 4 उसके 4 भाई और 2 बहनें हैं। 5 एक सेना बेस से दूसरे में जाने के बाद वह और उसका परिवार 8 साल की उम्र में कैसल रॉक, कोलोराडो में बस गए। 4 सेना छोड़ने के बाद उनके पिता नाइट क्लबों और रेस्तरां में पेशेवर रूप से गाते थे। 5, 6 एडम्स ने अपने पिता के शो में जाने और बार में शर्ली टेम्पल पीने को बचपन की सबसे प्यारी यादों में से एक बताया है। 7 परिवार गरीब था। वे एक साथ डेरा डालते और लंबी पैदल यात्रा करते थे और अपने पिता या कभी-कभी अपनी मां द्वारा लिखे गए शौकिया नाटकों का प्रदर्शन करते थे। 4, 6, 8
एडम्स नाटकों के प्रति उत्साही थे और हमेशा मुख्य भूमिका निभाते थे। 9、1985 में अपने माता पिता के तलाक लेने और चर्च छोड़ने तक एडम्स का पालन पोषण एक मॉर्मन के रूप में हुआ था। 6. 10. उसकी मजबूत धार्मिक मान्यताएं नहीं थीं, लेकिन उसने कहा है कि वह अपने पालन पोषण को प्यार और करुणा सिखाने के लिए महत्व देती है। 5. ब्रेकअप के बाद उसके पिता एरिजोना चले गए और दोबारा शादी कर ली, जबकि बच्चे अपनी मां के साथ रहे। 4. 8. उसकी मां एक अर्धपेशेवर बॉडी बिल्डर बन गई, जो प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को अपने साथ जिम ले जाती थी। 6. 8. एडम्स ने अपने भाई बहनों के साथ अपने उन्मुक्त शुरुआती वर्षों की तुलना लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से की है। 5. खुद को एक झगड़ालू, सख्त बच्चा बताते हुए उसने कहा है कि वह अक्सर अन्य बच्चों से लड़ती थी। 11、एडम्स ने कोलोराडो में डगलस काउंटी हाई स्कूल में पढ़ाई की। वह अकादमिक रूप से इच्छुक नहीं थी, लेकिन रचनात्मक कलाओं में रुचि रखती थी और स्कूल गाना बजाने वालों में गाती थी। उसने ट्रैक और जिम्नास्टिक में प्रतिस्पर्धा की, एक बैलेरीना बनने की महत्वाकांक्षाओं को संजोया और स्थानीय डेविड टेलर डांस कंपनी में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण लिया। 5. 9. उसे हाई स्कूल पसंद नहीं था और वह ज्यादातर खुद में ही रहती थी। 6. स्नातक होने के बाद वह और उसकी मां अटलांटा चले गए। 6. वह अपने माता पिता की निराशा के लिए कॉलेज नहीं गई और बाद में उसे उच्च शिक्षा हासिल न करने का पछतावा हुआ। 4. 12, 18 साल की उम्र में उसने महसूस किया कि वह एक पेशेवर बैलेरीना बनने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं थी और उसे संगीत थिएटर अधिक पसंद आया। 5. 9. उन्होंने हुटर्स में वेट्रेस के रूप में भी काम किया। 6. 13. लेकिन जब उन्होंने एक पुरानी कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 14、आजीविका 1994 से 2004 डिनर थिएटर और शुरुआती स्क्रीन उपस्थिति। एडम्स ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत 1994 में बोल्डर, कोलोराडो में एक कोरस लाइन के डिनर थिएटर प्रोडक्शन में एक डांसर के रूप में की थी। 4, 15, 16 इस नौकरी के लिए उन्हें मंच पर प्रदर्शन करने से पहले टेबल पर वेट करना पड़ता था। उसे गाना और नाचना पसंद था, लेकिन वेट्रेस का काम पसंद नहीं था और वह तब मुश्किल में पड़ गई जब एक साथी डांसर, जिसे वह अपना दोस्त मानती थी, ने निर्देशक के सामने उसके बारे में झूठे आरोप लगाए। 17 एडम्स ने कहा, मुझे कभी नहीं पता था कि झूठ क्या था। मुझे केवल इतना पता था कि मुझे बार बार बुलाया जाता था और मेरी व्यावसायिकता की कमी के बारे में व्याख्यान दिया जाता था। 4 उसने नौकरी खो दी, लेकिन डेनवर के हेरिटेज स्क्वायर म्यूजिक हॉल और कंट्री डिनर प्लेहाउस में डिनर थिएटर में परफॉर्म करने चली गई। 15 18 एडम्स मिनेसोटा के चैनहसेन चली गईं, जहां उन्होंने अगले 3 वर्षों तक थिएटर में प्रदर्शन किया। 18 उन्हें नौकरी की सुरक्षा और समय सारिणी बहुत पसंद थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा है। 17 18 फिर भी भीषण काम ने उन पर अपना असर दिखाया। मुझे बार बार बहुत सी चोटें लगती थी, मेरे घुटनों में बर्साइटिस, मेरी कमर, मेरे एडक्टर और एबडक्टर की मांसपेशियों में खिंचाव। मेरा शरीर खराब हो रहा था। चैनहसेन में अपने समय के दौरान एडम्स ने अपनी पहली फिल्म में अभिनय किया, द क्रोमियम हुक नामक एक श्वेतश्याम लघु व्यंग्य। 18 इसके तुरंत बाद, जब वह एक खींची हुई मांसपेशियों की देखभाल के लिए काम से दूर थी, तो उसने हॉलीवुड फिल्म ड्रॉप डेड गॉर्जियस 1999 के लिए स्थानीय स्तर पर आयोजित ऑडिशन में भाग लिया, जो कि कर्स्टन डंस्ट, एलेन बार्किन और किर्स्टी एले अभिनीत सौंदर्य प्रतियोगिता पर व्यंग्य था। 4 एडम्स को एक लापरवाह चीयरलीडर की सहायक भूमिका में लिया गया था। 5 9 उसने महसूस किया कि उसके चरित्र का व्यक्तित्व उसके अपने व्यक्तित्व से बहुत दूर था और उसे इस बात की चिंता थी कि लोग उसे कैसे देखेंगे। 19 उत्पादन को स्थानीय रूप से फिल्माया गया था, जिसने एडम्स को मंच पर
ब्रिगेडून का प्रदर्शन करते हुए अपनी भूमिका के लिए शूटिंग करने में सक्षम बनाया। 20 एली से मिले प्रोत्साहन ने एडम्स को सक्रिय रूप से फिल्मी करियर बनाने के लिए प्रेरित किया और वह जनवरी 1999 में लॉस एंजिल्स चली गईं। 14 18 उन्होंने शहर में अपने शुरुआती अनुभव को अंधेरा और उदास बताया। 5 और वह चैनहसेन में अपने जीवन के लिए तरस गईं। 17 स्टीवन स्पीलबर्ग एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके हाथ में एक माइक्रोफोन है। स्टीवन स्पीलबर्ग, जिन्होंने एडम्स को कैच मी इफ यू कैन में उनकी पहली प्रमुख भूमिका दी थी। लॉस एंजिल्स में एडम्स ने जो भी भूमिकाएं मिली उसके लिए ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें ज्यादातर कुतिया लड़की की भूमिकाएं दी गईं। 14 19 20 उनका पहला काम फॉक्स टेलीविजन श्रृंखला मैनचेस्टर प्रेप में उनके स्थानांतरण के एक सप्ताह के भीतर आया, जो कि फिल्म क्रूएल इंटेंशंस का स्पिन-ऑफ था, जिसमें कैथरीन मर्टिल, फिल्म में सारा मिशेल गेलर द्वारा निभाई गई, की मुख्य भूमिका थी। 4 कई स्क्रिप्ट संशोधन और 2 उत्पादन शटडाउन के बाद श्रृंखला रद्द कर दी गई थी। 21 बाद में एडम्स ने कहा कि एक विवादास्पद दृश्य जिसमें उनका चरित्र एक लड़की को घोड़े पर हस्तमैथुन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसके रद्द होने का प्राथमिक कारण था। 19 3 फिल्माए गए एपिसोड को फिर से संपादित किया गया और बाद में 2000 में डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म क्रूएल इंटेंशंस 2 के रूप में रिलीज किया गया। 4 नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के बावजूद द एवी क्लब के नाथन रॉबिन ने लिखा कि एडम्स ने अपनी अल्फा कुतिया की भूमिका को शातिर उल्लास के साथ निभाया है, जो सारा मिशेल गेलर के चरित्र पर बाज दृष्टिकोण से काफी हद तक गायब है। 22 23 एडम्स ने अगली बार साइको बीच पार्टी 2000 में एक फिल्म स्टार किम्बरली डेविस द्वारा अभिनीत की किशोर दुश्मन के रूप में सहायक भूमिका निभाई, जो बीच पार्टी और स्लेशर फिल्मों की एक डरावनी पैरोडी थी। 24 उन्होंने अभिनेत्री एन मार्गेट को श्रद्धांजलि के रूप में यह भूमिका निभाई। 25 2000 से 2002 तक एडम्स कई टेलीविजन सीरीज में अतिथि भूमिकाओं में दिखाई दी, जिनमें दैट 70 शो, चार्म्ड, बफी द वैम्पायर स्लेयर, स्मॉलविले और द वेस्ट विंग शामिल है। 26 2002 की 3 छोटी-छोटी फिल्मों द स्लॉटर रूल, पंपकिन और सर्विंग सारा में संक्षिप्त भूमिकाओं के बाद एडम्स को स्टीवन स्पीलबर्ग की कॉमेडी ड्रामा कैच मी इफ यू कैन में उनकी पहली प्रमुख भूमिका मिली। 13 27 उन्होंने ब्रेंडा स्ट्रॉन्ग की भूमिका निभाई, जो एक नर्स है जिसके साथ फ्रैंक अबाग्नेल जूनियर, लियोनार्डो डिकैप्रियो द्वारा अभिनीत प्यार में पड़ जाता है। फिल्म की सफलता और वैरायटी समीक्षक टॉड मैकार्थी से उनकी गर्मजोशी भरी उपस्थिति की प्रशंसा के बावजूद यह उनके करियर को बढ़ावा देने में विफल रही। इसके रिलीज होने के 1 साल बाद तक वह बेरोजगार रहीं, जिसके कारण उन्होंने फिल्म अभिनय लगभग छोड़ दिया था। 28 29 स्पीलबर्ग को आश्चर्य हुआ कि फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद उन्हें सफलता नहीं मिली। 28 इसके बजाय एडम्स ने अभिनय कक्षाओं में दाखिला लिया, यह महसूस करते हुए कि उन्हें बहुत कुछ सीखना है और बहुत सारे आत्मविकास पर काम करना है। 4 28 1 साल बाद उनके करियर की संभावनाओं में सुधार हुआ जब उन्हें सीबीएस टेलीविजन नाटक डॉ वेगास में नियमित रूप से अभिनय करने का आकर्षक प्रस्ताव मिला, लेकिन कुछ एपिसोड के बाद उन्हें हटा दिया गया। 4 फिल्म में उन्हें केवल फ्रेड सैवेज अभिनीत द लास्ट रन 2004 में एक छोटी सी भूमिका मिली। 30 2005 से 2007 जूनबग और एन्चांटेड के साथ सफलता। रॉ वेगास से निकाले जाने से निराश 30 वर्षीय एडम्स ने स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा जूनबग पर काम पूरा करने के बाद पूरी तरह से अभिनय छोड़ने पर विचार किया, जिसका उत्पादन बजट $1 मिलियन से कम था। 4 31 फिल मॉरिसन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उन्होंने एशले जॉनसन की भूमिका निभाई थी, जो एक चुलबुली और बातूनी गर्भवती महिला थी। मॉरिसन एडम्स की अपने चरित्र की स्वाभाविक अच्छी मंशा पर सवाल न उठाने की क्षमता से प्रभावित थीं।
32 वह जॉनसन की ईश्वर में आस्था से जुड़ी और मॉरिसन के साथ विंस्टन सलेम, उत्तरी कैरोलिना में समय बिताया, जहां फिल्म की सेटिंग है, और चर्च में जाती थीं। 5 उन्होंने फिल्म बनाने को वह गर्मी के रूप में वर्णित किया जब मैं खुद में विकसित हुई, और भूमिका के लिए अपने बालों को लाल रंग में रंगने के बाद उन्होंने अपने प्राकृतिक सुनहरे रंग में वापस नहीं जाने का फैसला किया। 5-15 द डेली टेलीग्राफ के टिम रॉबी ने फिल्म को छोटा, शांत चमत्कार करार दिया और लिखा कि एडम्स ने सबसे नाजुक, मजेदार और दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन दिया है, जिसकी समीक्षा करना मेरे लिए खुशी की बात है। 33 द वाशिंगटन पोस्ट की एन हॉर्नरे ने कहा कि उनके उज्ज्वल चित्रण ने फिल्म के गहन मानवतावादी दिल को दर्शाया। 34 अपने प्रदर्शन के लिए एडम्स ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड और क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड जीता और उसी श्रेणी में अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 5、35、36。 एमी एडम्स का एन्चांटेड फिल्मांकन करते हुए आकस्मिक हेडशॉट। 2006 में एन्चांटेड के सेट पर एडम्स, यह उनकी ब्रेकआउट फिल्म थी। बाद में 2005 में एडम्स ने 2 समीक्षकों द्वारा नकार दी गई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई, रोमांटिक कॉमेडी द वेडिंग डेट, जिसमें डेब्रा मेसिंग और डरमोट मुलरोनी ने अभिनय किया था, और कलाकारों की टुकड़ी की आने वाली उम्र की फिल्म स्टैंडिंग स्टिल। 37-38 उसी वर्ष वह 3 एपिसोड में एक आवर्ती भूमिका के लिए टेलीविजन श्रृंखला द ऑफिस के कलाकारों में शामिल हुईं। 39 टैलडेगा नाइट्स, द बेलाड ऑफ रिकी बॉबी, 2006 एडम मैके की एक स्पोर्ट्स कॉमेडी में एडम्स ने विल फेरेल के चरित्र की रोमांटिक रुचि को निभाया, एक भूमिका जिसे आलोचक पीटर ट्रेवर्स ने जूनबग में उनके हिस्से से काफी कमजोर माना। 40 वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म अंडरडॉग, 2007 में आवाज देने के बाद एडम्स ने गिजेल नामक एक बेहद आशावादी और खुशमिजाज किरदार की भूमिका निभाई, जो म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी एन्चांटेड में डिज्नी प्रिंसेस फ्रेंचाइजी के सदस्यों पर आधारित है। 9-43 पैट्रिक डेम्पसी और जेम्स मार्सरेन ने उनके रोमांटिक हितों की भूमिका निभाई। वह उन 250 अभिनेत्रियों में शामिल थीं जिन्होंने हाई प्रोफाइल भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। स्टूडियो ने एक बड़े स्टार की कास्टिंग का पक्ष लिया था, लेकिन निर्देशक केविन लीमा ने एडम्स पर उनकी भूमिका के प्रति प्रतिबद्धता और गिजेल के व्यक्तित्व के बारे में गैर निर्णय लेने की उनकी क्षमता के कारण जोर दिया। 44 फिल्म के लिए उन्हें जो बॉल गाउन पहनना था उसका वजन 45 पाउंड 20 किलोग्राम था। 45 आलोचक रोजर एबर्ट ने एडम्स की एक ऐसी भूमिका में ताजा और जीतने वाली होने के लिए सराहना की, जो पूरी तरह से सहज प्रेम पर निर्भर करती है, और बोस्टन ग्लोब के वेस्ले मॉरिस ने उन्हें कॉमिक टाइमिंग और शारीरिक वाक्पटुता के लिए एक वास्तविक कलाकार की सरलता का प्रदर्शन करने का श्रेय दिया। 46-47 टॉड मैकार्थी ने इसे उनकी सफल भूमिका माना और उनके स्टारडम की तुलना जूली एंड्रयूज से की। 48 एन्चांटेड एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में $340 मिलियन से अधिक की कमाई की, और एडम्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 49-50 एन्चांटेड की सफलता के बाद एडम्स ने माइक निकोल्स की राजनीतिक कॉमेडी ड्रामा चार्ली विल्सन्स वॉर, 2007 में कांग्रेसमैन चार्ली विल्सन की सहायक बोनी बाक की भूमिका निभाई, जिसमें टॉम हैंक्स, जूलिया रॉबर्ट्स और फिलिप सीमोर हॉफमैन ने अभिनय किया। 51 द हॉलीवुड रिपोर्टर के किर्क हनीकट ने एडम्स को उनके किरदार में बहुत समझदारी के लिए श्रेय दिया, जबकि द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ को उनकी प्रतिभा को एक ऐसे किरदार में बर्बाद होते देखकर निराशा हुई जिसे वह न्यूनतम महत्व का मानते थे। 2008 से 2012 सरल भूमिकाएं और नाटकीय भूमिकाओं में विस्तार। 81वें अकादमी पुरस्कार समारोह में हाथ हिलाते हुए एमी एडम्स की तस्वीर। 2009 में 81वें अकादमी पुरस्कार में एडम्स, जहां उन्हें डाउट 2008 के लिए अपना दूसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला।
2008 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में सनशाइन क्लीनिंग रिलीज हुई, जो दो बहनों एडम्स और एमिली ब्लंट द्वारा अभिनीत के बारे में एक कॉमेडी ड्रामा है जो एक क्राइम सीन क्लीनअप व्यवसाय शुरू करती है। एडम्स को किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाने का विचार आया जो लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। 55 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने एडम्स को जादुई पाया और कहा कि वह हमें सतही संकोच के आवरण के नीचे उग्र इच्छा का एक चित्र देती है। 1939 में सेट की गई स्क्रूबॉल कॉमेडी मिस पेटीग्रेव लाइव्स फॉर ए डे में एडम्स ने लंदन में एक महत्वाकांक्षी अमेरिकी अभिनेत्री के रूप में अभिनय किया, जिसका सामना मिस पेटीग्रेव, फ्रांसिस मैकडोरमैन द्वारा अभिनीत नामक एक मध्यम आयु वर्ग की गवर्नेस 57। एडम्स ने अगली बार डाउट में अभिनय किया, जो जॉन पैट्रिक शैनले के इसी नाम के नाटक का रूपांतरण था। फिल्म एक कैथोलिक स्कूल की प्रिंसिपल मेरिल स्ट्रीप द्वारा अभिनीत की कहानी बताती है, जो फिलिप सीमोर हॉफमैन द्वारा अभिनीत एक पादरी पर पीडोफिलिया का आरोप लगाती है। उसने संघर्ष में उलझी एक मासूम नन की भूमिका निभाई। शैनले ने शुरुआत में इस हिस्से के लिए नताली पोर्टमैन से संपर्क किया था, लेकिन एडम्स को उनकी मासूम, फिर भी बुद्धिमान इंग्रिड बर्गमैन के समान व्यक्तित्व पाकर यह भूमिका ऑफर की। 58 उन्होंने लोगों में सर्वश्रेष्ठ खोजने की अपने चरित्र की क्षमता की पहचान की और स्ट्रीप और हॉफमैन के साथ अपने सहयोग को अभिनय में मास्टर क्लास के रूप में वर्णित किया। 58 ह्यूस्टन क्रॉनिकल की एमी बियांकोली ने लिखा। 59 उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 61、62、63。जूनबग और एन्चांटेड की तरह 2008 में रिलीज हुई उनकी तीनों फिल्मों में एडम्स की भूमिकाएं सलमजेदार व्यक्तित्व वाली मासूम महिलाओं की थीं। 54 जब उनसे इस तरह की भूमिकाओं में टाइपकास्ट होने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वह ऐसे किरदारों को पसंद करती है जो खुशमिजाज होते हैं और अपनी उम्मीद की भावना से पहचाने जाते हैं। 64 उनका मानना था कि उनके स्वभाव में कुछ समानताओं के बावजूद ये किरदार एक दूसरे से बहुत अलग थे। उन्होंने कहा, भोलापन मूर्खता नहीं है और मासूम लोग अक्सर बहुत जटिल होते हैं। 65。 2009 की फंतासी एडवेंचर फिल्म नाइट एट द म्यूजियम बैटल ऑफ द स्मिथसोनियन, जिसमें बेन स्टिलर ने अभिनय किया था, में एडम्स ने एविएटर अमेलिया ईयरहार्ट की भूमिका निभाई थी। यह वाशिंगटन में राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष संग्रहालय के अंदर फिल्माया जाने वाला पहला मोशन पिक्चर था। 66 निर्देशक शॉन लेवी ने कहा कि भूमिका ने एडम्स को अपनी अभिनय रेंज दिखाने की अनुमति दी। अभिनेत्री का मानना था कि यह पहली बार था जब उन्हें स्क्रीन पर एक आत्मविश्वास से भरा किरदार निभाने की अनुमति दी गई थी। 66 मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद एडम्स के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। 68 उन्हें एक शानदार स्क्रीन उपस्थिति कहते हुए शिकागो ट्रिब्यून के माइकल फिलिप्स ने लिखा कि फिल्म जब भी एमी एडम्स सामने आती है तो मौलिक रूप से बेहतर हो जाती है। 69 उसी वर्ष एडम्स 70 उन्होंने इस भूमिका की तैयारी के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ क्यूलिनरी एजुकेशन में दाखिला लिया। 71 द फिलाडेल्फिया इंक्वायरर की कैरी रिकी ने सोचा कि यह फिल्म फ्रांसीसी व्यंजनों जितनी ही स्वादिष्ट थी और उन्होंने पाया कि एडम्स अपने सबसे आकर्षक रूप में थीं। 72 नाइट एट द म्यूजियम और जूली एंड जूलिया दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, जिनमें से पहली ने $400 मिलियन से अधिक की कमाई की। 73। एडम्स ने नए दशक की शुरुआत रोमांटिक कॉमेडी लीप ईयर 2010 में मैथ्यू गोडे के साथ एक प्रमुख भूमिका के साथ की, जिसे आलोचक रिचर्ड रोपर का मानना था कि एडम्स की उपस्थिति से वास्तव में भयानक स्थिति से बचा लिया गया था। 74 वर्ष की उनकी अगली रिलीज बॉक्सिंग ड्रामा द फाइटर को बहुत बेहतर प्रतिक्रिया मिली। डेविड ओ रसेल द्वारा निर्देशित फिल्म बॉक्सर सौतेले भाइयों मिकी वार्ड और डिकी एकलंड, क्रमशः मार्क वाहलबर्ग और क्रिश्चियन बेल द्वारा अभिनीत
की कहानी बताती है। मेलिसा लियो ने उनकी मां की भूमिका निभाई और एडम्स ने वार्ड की आक्रामक प्रेमिका चार्लेन फ्लेमिंग नाम की एक बारमेड की भूमिका निभाई। उनके चरित्र को कठोर, सेक्सी कुतिया के रूप में वर्णित करते हुए रसेल ने एडम्स को उनकी गर्ल नेक्स्ट डोर छवि से छुटकारा दिलाने के लिए उनके विपरीत भूमिका में कास्ट किया। 65-76 उन्होंने अपने किरदार की कामुकता को खोजने के लिए ट्रेनर शीला केली द्वारा एक विदेशी नृत्य कक्षा में दाखिला लिया। 75 द वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो मॉर्गनस्टर ने एडम्स को उतना ही सख्त, कोमल, स्मार्ट और मजेदार पाया जितना वह एन्चांटेड में अलौकिक और रमणीय थी। कैसी अभिनेत्री और कितनी रेंज। 77 उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा नामांकन मिला। वह पहले 2 में लियो से हार गईं। 78 79 80 उन्होंने भविष्य में और अधिक नाटकीय भूमिकाएं निभाने की इच्छा व्यक्त की। दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटफ्लिक्स द्वारा किया गया था और ये 11 नवंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ कर दी गई थी। कुछ चुनिंदा थिएटर में इसे रिलीज़ किया गया था और तकरीबन इसे 145 मिलियन के बजट में बनाया गया था और टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका $38,000 आया था तकरीबन। वो इस वजह से सीधा इसे फिर OTT पर रिलीज़ कर दिया गया था। OTT राइट नेटफ्लिक्स ने खरीदे थे और नेटफ्लिक्स पर ही अभी अवेलेबल है। आप जाकर इसे नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।